हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जीके जीएस की क्लास में। जैसा कि आपको पता है जैसा कि आपको पता है कि ये जो हम सुबह जीके जीएस की क्लास 6 बजे लेकर आते हैं, इसमें हम बेहतरीन जीके जीएस के 40 प्रश्न लेकर आते हैं। 40, जिसमें अर्थशास्त्र, भूगोल, ज्योग्राफी, संविधान और करंट से रिलेटेड भी प्रश्न होते हैं। बेहतरीन 40 प्रश्नों का संकलन हम डेली सुबह 6 बजे लेकर आते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और इन प्रश्नों का अभ्यास करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मॉडल पेपर। आपको पता है हमारा जो आज का मॉडल पेपर है वो रोज की तरह ही 40 प्रश्न इसमें सम्मिलित हैं। आप किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीके जीएस महत्वपूर्ण है। आप आइए और हमारे यूट्यूब चैनल पर अभ्यास कीजिए। ये जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार होंगे, आपकी काफ़ी सहायता करेंगे, तो इनका अभ्यास करते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला प्रश्न। आज के मॉडल पेपर का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सारनाथ से पवित्र अवशेष किस देश में भेजे? पवित्र अवशेष किस देश में भेजे? तो बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सारनाथ से पवित्र अवशेष किस देश भेजे? श्रीलंका। ये श्रीलंका, भगवान बुद्ध के अवशेषों को श्रीलंका भेजा था। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 29 अप्रैल 2018 को भारत सरकार द्वारा भारत के हर गांव को वैद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया गया। विद्युतीकृत होने वाला आखिरी गांव लीसांग निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो वैद्युतीकरण वाला आखिरी गांव लीसांग है, वो है किस राज्य में स्थित है? तो लीसांग ये किस राज्य में स्थित है? ये मणिपुर राज्य में स्थित है। ये लीसांग मणिपुर राज्य में स्थित है। लीसांग किस राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में। आइए आगे चलते हैं। हम अगला प्रश्न बताइए, सरस्वती सम्मान 2017 निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रदान किया गया? सरस्वती सम्मान 2017 किसे मिला है? तो मिला है ये सीतांशु यशचंद्र। ये सीतांशु यशचंद्र को मिला है सरस्वती सम्मान। ये क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने बखार नामक छंदों की रचना की थी, इसलिए मिला है इनको सीतांशु यशचंद्र। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। बताइए, बार्सिलोना ओपन 2018 जीतने वाला खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन सा है? बार्सिलोना ओपन क्या है? ये एक खेल से संबंधित प्रतियोगिताएं हैं। खेल से संबंधित प्रतियोगिताएं हैं। तो कौन से खेल से? ये टेनिस से संबंधित हैं। और अगर टेनिस से संबंधित है तो इसमें कौन सा खिलाड़ी हो सकता है? देखिए ध्यान से, तो ये सभी हो सकते हैं, लेकिन रियल आंसर क्या है? बी, राफेल नडाल ने जीता है। राफेल नडाल। राफेल नडाल किस देश से संबंधित हैं? राफेल नडाल किस देश के खिलाड़ी हैं? अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपको बताना है राफेल नडाल स्पेन के हैं, स्पेन से संबंधित हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं, तो बताना है सर्बिया के। सर्बिया के नोवाक जोकोविच सर्बिया देश के खिलाड़ी हैं। आइए हमारा अगला प्रश्न है, निजी क्षेत्र की बैंक एचडीएफसी ने अपनी किस शाखा में इंटरैक्टिव हेम्यूनाइट IR 2.0 लॉन्च किया है?
किस शाखा में लॉन्च किया है? तो ये किया है, जल्दी से जवाब दीजिए, ये बेंगलुरु, बेंगलुरु शाखा में, बेंगलुरु में। आइए आगे चलते हैं, कुछ ये प्रश्न टफ थे। हमारा अगला प्रश्न है, और हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिए। हमारा अगला प्रश्न कहता है, किसी डॉक्यूमेंट किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? यदि आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो किस शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे? तो आप करेंगे कंट्रोल पी। कंट्रोल कंट्रोल पी का आप प्रयोग कर सकते हैं और आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स प्रिंट हो जाएगा। पी से प्रिंट। एक वर्ड फाइल में नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, कंप्यूटर से रिलेटेड भी प्रश्न हैं। एक दो प्रश्न डेली कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं, तो आप इनको भी हल करने की कोशिश करिए। बताइए, एक वर्ड फाइल में नया पैराग्राफ शुरू करना है तो किसका प्रयोग किया जाएगा? तो नया पैराग्राफ शुरू करना है तो आप इंटर का प्रयोग करिए। इंटर। इंटर कीबोर्ड में एक बटन होती है, की होती है इंटर, तो उसका प्रयोग करिए। आ जाइए, हमारे बेहतरीन प्रश्न है। बताइए, कीट संवर्धन वर्मी कल्चर क्या है? बताइए, जो कीट संवर्धन वर्मी कल्चर है ये क्या है? तो वर्मी कल्चर किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी बताइए। वर्मी कल्चर क्या है? कीटों की वृद्धि का विज्ञान है। कीट संवर्धन वर्मी कल्चर क्या है? कीटों की वृद्धि का विज्ञान है। कीटों की वृद्धि का विज्ञान है। आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है। बताइए, ऑन्कोजीन संबंधित है। देखिए, थोड़े से टफ क्वेश्चन है शुरू में, आपको इनको बताना ही बताना है लिंक करके। ऑन्कोजीन संबंधित है। ऑन्कोजीन संबंधित है। ये ऑन्कोजीन क्या है? ये ऑन्कोजीन कर्क रोग, ऑन्कोजीन ये कर्क रोग की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होता है। कैंसर एक प्रकार की और संगठित उत्तर वृद्धि की बीमारी है जो कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन तथा विकास का कारण होता है। देखिए ध्यान से, कि ओंकोजीन कर्क रोग से संबंधित है। कर्क रोग में ये ओंकोजीन जो है वो प्रयोग किया जाता है जब कर्क रोग होता है। ओंकोजीन जीन होता है ना, जीन होते हैं मनुष्य के डीएनए पर, जीन होते हैं, तो उन्हीं में एक ओंकोजीन होता है, उसका संबंध कर्क रोग से है। आइए आगे चलते हैं। थोड़े से प्रश्न ऐसे हैं जो समझ से परे हैं, पर उनको देखना, आदत डालनी है। ऐसे कठिन प्रश्नों को देखने की आदत डालनी है। देखिए, आप जब अभ्यास कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब प्रश्न आ रहे हों। इसका कतई मतलब ये नहीं है। आप प्रश्नों को देखने का अभ्यास डालिए। धीरे धीरे आप जब प्रश्न, आपके सामने से बहुत सारे प्रश्न गुजरेंगे तो आपको कठिन प्रश्नों को हिट करने की आदत हो जाएगी। अच्छी होगी जीके आपकी। इसलिए आप इनको देखने का करिए, और जो प्रश्न सामान्य है, मध्यम है और थोड़े से सरल है उनका जवाब दीजिए। ठीक है, कोई बाध्यता थोड़ी है कि आप हर प्रश्न आपको आना चाहिए, और जौन प्रश्न नहीं आया तो आप डिमोटिवेट हो गए कि नहीं, अब मेरी जीके अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है, वो प्रश्नों का लेवल इतना हाई है, वो नहीं आते हैं, किसी को नहीं आएंगे। तो ज़रूरी नहीं है सब प्रश्न आए, लेकिन आप पढ़िए। आप प्रश्नों को पढ़िए ज़रूर, देखिए, आपको आदत होगी कठिन प्रश्नों को पढ़ने की और उनको हिट करने की। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? बताइए, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं? विटामिन सी नहीं पाया जाता। विटामिन सी, क्योंकि
विटामिन सी तो खट्टे पदार्थों में, खट्टे फलों में पाया जाता है। और जब विटामिन सी होता है तो दूध दूध नहीं, दूध रासायनिक अभिक्रिया करके ये दही में बदल जाता है, दही में। आगे चलते हैं। बताइए, पेट्रोलियम गैस होती है, पेट्रोलियम गैस होती है, ये ईथेन होती है, ये प्रोपेन होती है, ये ब्यूटेन होती है, ये पेट्रोलियम सभी गैसें हैं। इसमें ईथेन भी है, इसमें ब्यूटेन भी है, इसमें प्रोपेन भी है, ये सबका मिक्सअप होती है पेट्रोलियम गैस। तो क्या है? उपर्युक्त सभी का, उपर्युक्त सभी का। आइए आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण नहीं है? कौन वायु प्रदूषण नहीं है? बताइए, किस गैस से या किस पदार्थ से वायु प्रदूषण नहीं होता है? तो सर, कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है वायु प्रदूषण, बिल्कुल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से भी होता है, इससे तो सबसे ज़्यादा होता है। सल्फर डाइऑक्साइड से भी होता है, लेकिन डीडीटी से नहीं होता। ये डीडीटी क्या है? ये एक विस्फोटक है। जैसे हम लोग पोटास लेते हो, तो वो जो पोटास होता है वो विस्फोटक होता है ना, पटाखों में भरा रहता है। वैसे ही डीडीटी एक विस्फोटक है जो यूज किया जाता है बम बनाने में। ठीक है, इससे प्रदूषण नहीं होता। डीडीटी। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में योजना अवकाश की अवधि निम्नलिखित में से कौन सी थी? योजना अवकाश भारत में कब हुआ था? जल्दी से बताइए। योजना अवकाश भारत में हुआ था, जिसे रोलिंग अनवरत प्लान या रोलिंग प्लान भी कहते थे। 1966 से 1969 कब हुआ था? पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद जब छठवीं पंचवर्षीय योजना लगने को थी, तब हुआ था। ठीक है, योजना अवकाश। बताइए, हमारा अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 27 नवंबर 2017 को। पूछा जाए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? तो कौन सी नदी है? ये ताप्ती नदी है, ये ताप्ती नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा कैसे? जहाँ पर ये गिरती हैं पानी में, ये सभी नदियाँ समुद्र में गिरती हैं। तो जहाँ समुद्र में सभी नदियाँ गिरती हैं, वहाँ पर ये मिट्टी का ऊंचा टीला बन जाता है, उसी को डेल्टा कहते हैं। लेकिन जहाँ ताप्ती नदी गिरती है, वो डेल्टा नहीं बनाती, वहाँ मिट्टी का टीला नहीं बनता। अब हम आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं, ये भारत है, ये भारत है, और भारत में इधर बंगाल की खाड़ी और इस साइड है अरब सागर। जितनी नदियां अरब सागर में गिरती हैं, वो एक भी नदी डेल्टा नहीं बनाती, और जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वो सभी डेल्टा बनाती हैं। गंगा बंगाल की खाड़ी में, गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और महानदी भी बंगाल की खाड़ी में। लेकिन ताप्ती कहाँ गिरती है? अरब सागर में। नर्मदा कहाँ गिरती है? अरब सागर में। इसलिए ये नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये अपने आगे मिट्टी का ऊंचे टीले का निर्माण नहीं करती हैं, या फिर कहें ये डेल्टे का निर्माण नहीं करती हैं। तो इसका आंसर होगा सी, ताप्ती नदी। आइए बताइए, त्रिपिटक निम्नलिखित में से
किन धार्मिक ग्रंथ हैं, किन का धार्मिक ग्रंथ है, किससे संबंधित है त्रिपिटक? ये त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये बुद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं त्रिपिटक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। त्रिपिटक में 3 ग्रंथ आते हैं। त्रिपिटक में 3 ग्रंथ होते हैं, कौन-कौन से? एक होता है सुत्त पिटक जिसमें भगवान बुद्ध के वचन हैं, एक होता है विनय पिटक जिसमें संघ के नियम हैं, एवं एक होता है अधिधम्म पिटक जिसमें धर्म के दार्शनिक विवेचना की गई है। तो आप इतना जानिए, त्रिपिटक भगवान बुद्ध से संबंधित हैं, अर्थात बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। आइए बताइए आप, दक्षिण भारत की विजय करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो दक्षिण भारत की विजय करने वाला प्रथम शासक, जल्दी से जवाब दीजिए। तो प्रथम शासक था अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी ही था जिसने सबसे पहले दक्षिण पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? ये रजिया सुल्तान कहें या रजिया बेगम कहें, एक ही बात है। ये रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान एकमात्र महिला थी, प्रथम महिला जो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठी थीं। और ये कब से कब तक रही थीं? ये 1236 से 1240 तक इन्होंने दिल्ली पर शासन किया था। रजिया सुल्तान या रजिया बेगम। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। भारत रत्न से संबंधित प्रथम व्यक्ति कौन थे? जल्दी से बताइए। तो भारत रत्न से संबंधित प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। देखिए, जब ये भारत रत्न दिया गया पहली बार 1954 में, तो 3 लोगों को मिला था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर सी बी रमन। डॉक्टर सी बी रमन, अब 3 लोगों को मिला था पहले। अब इन 3 में से भी सबसे पहले कौन गया था लेने? भैया क्रम से गए होंगे लेने ना, एक साथ तो नहीं गए होंगे कि दे दो भारत रत्न, एक एक करके गए होंगे। तो इन तीनों में से सबसे पहले गए थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इन्हीं को प्रश्न पूछा जाए किसे मिला है, तो सबसे पहले यही गए थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? हजारों झीलों की भूमि, झीलों का देश किसे कहते हैं? जल्दी से। तो हजारों झीलों की भूमि ये किसे कहते हैं? फिनलैंड को। अच्छा, अगर प्रश्न पूछ विश्व में सबसे बड़ा तटीय रेखा वाला देश कौन सा है, तो आपको बता देना है कनाडा। कनाडा की पहचान ये है, विश्व में सबसे लंबी तटीय रेखा वाला देश है। और भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात। कौन सा है भारत में? गुजरात। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए मरडेका कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताइए, मरडेका कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। अब ये आपको कप याद डायरेक्ट ही रखने पड़ेंगे। भैया अब हम इसमें क्या समझाएं? ये फुटबॉल का कप है एक, मरडेका कप। अब ये याद रखना ही है कि ये फुटबॉल का है। जैसे डूरंड कप किससे संबंधित है पूछ लेता है, संतोष ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ये किससे संबंधित है? दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ये क्रिकेट से संबंधित हैं। तो आपको ये याद रखनी है, ट्रॉफियों से प्रश्न पूछता है। बताइए अगला प्रश्न, रेडियो धर्मता का आविष्कार निम्न में से किसने किया था?
तो रेडियो धर्मता का आविष्कार किसने किया था? हेनरी बैकुरल। रेडियो धर्मता का आविष्कार किसने किया था? हेनरी बैकुरल ने किया था। जल्दी जवाब दीजिए, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, हेनरी बैकुरल। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का नया स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का नया संसाधन कौन सा है? नया बताइए। तो सूर्य, नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन कौन है? सूर्य। आजकल सूर्य से भी हमारे यहाँ बिजली उत्पादित होती है, क्योंकि सूर्य के माध्यम से सोलर प्लेट लगाई जाती हैं, और सोलर प्लेट भारत में ही नहीं विश्व में बिजली का उत्पादन करती हैं। इसी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, बताइए। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया? क्या भारत में एकल नागरिकता है? क्या भारत में द्वै नागरिकता है? बहुधा नागरिकता है? इनमें से कोई नहीं। तो भारत में एकल नागरिकता है। भारत में कौन सी नागरिकता है? भारत में एकल नागरिकता है। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले एग्लो इंडियन समुदाय की अधिकतम संख्या क्या है? देखिए, लोकसभा में इस प्रश्न के अनुसार, देखिए, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 लोगों को मनोनीत करता था और राज्यसभा में 12। लेकिन अब 104वां संविधान संशोधन 2020 में किया गया और एग्लो इंडियन के पद खत्म कर दिए गए। अब राष्ट्रपति लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत नहीं करेगा, सिर्फ राज्यसभा में ही करेगा 12 को। ठीक है, तो ये प्रश्न है तो आप लिख लीजिए कि 2 लोगों को, लेकिन अब ये 2 लोगों की प्रक्रिया होगी खत्म, अब नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि फेसबुक डाटा लीक के कारण जॉन कॉम ने दिया इस्तीफा, इनका संबंध किससे है? तो फेसबुक का डाटा जो लीक होता है, तो इसके दबाव में जॉन कॉम नाम के व्यक्ति ने इस्तीफा दे दिया, तो उनका संबंध किससे है? किससे है? ये व्हाट्सएप ऐप से है, व्हाट्सएप ऐप से। उनका व्हाट्सएप ऐप से संबंध है। आइए, आज के प्रश्न थोड़े टफ थे, लेकिन कठिन प्रश्न देखकर हमें छोड़ना नहीं है। नहीं, हम कठिन प्रश्न जानकर उनको छोड़ दें, ये गलत बात है। आइए, हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ये 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आइए आगे चलते, सबको पता है। बताइए, शाहा शाहजार रिजवी किस खेल से संबंधित है? बताइए, शाहजार रिजवी किस खेल से संबंधित है? ये किससे संबंधित है? ये शूटिंग से संबंधित है, शूटिंग। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है, बताइए। भारतीय भारतीय फुटबॉल हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? देखिए, अभी भारतीय हॉकी टीम के जो मुख्य कोच थे वो कौन थे? हरेंद्र सिंह। हरेंद्र सिंह। करंट से रिलेटेड था, थोड़ी सी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ आयोजित किया गया? ये लुम्बिनी में किया गया, लुम्बिनी। ये कहाँ किया गया? लुम्बिनी में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं और प्रश्न बचे हैं क्या? जी हाँ, अभी और प्रश्न हैं।
अभी तो और प्रश्न हैं, चलिए अभी प्रश्न और हैं, तो जरा जवाब दीजिए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी को किसने प्रतिपादित किया था? अगर आप भूगोल के बिग बैंग थ्योरी बताई थी, ये बिग बैंग थ्योरी क्या होती है? बिग बैंग एक वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने कहा था कि दुनिया एक बिंदु पर थी, पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु पर था, फिर एक विस्फोट हुआ, महाविस्फोट, तब दुनिया की उत्पत्ति हुई। तो इस थ्योरी को और किसने सिद्धांत किया था और गहराई से किसने बताया था कि हाँ ये सही बात है, दुनिया पहले एक थी, पूरा ब्रह्मांड जो दिखता है एक बिंदु पर था। इसे गहराई से एक्सप्लेन किसने किया था? तो ये किया था जॉर्ज लेमेंटियर ने बिग बैंग थ्योरी को बड़ी गहराई से व्याख्या की थी। चलिए आगे चलते हैं। यू आकार की घाटियां कहाँ पाई जाती हैं? बताइए, यू आकार की घाटियां कहाँ पाई जाती हैं? हिमानी क्षेत्र में यू आकार की घाटियां पाई जाती हैं। आज के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई है। आइए आगे देखते हैं। कर्क रेखा निम्न में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती? देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कितने से? 8 राज्यों से। इसकी ट्रिक होती है मित्र अगोछा झाड़। तो कौन सा राज्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा मणिपुर। कर्क रेखा मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती। आइए, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है? भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का है? जलोढ़ मिट्टी। पूछा जाए सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। उपजाऊ का मतलब क्या है? उपजाऊ का मतलब है जिसमें फसल बहुत अच्छे से हो। काली मिट्टी ये कपास के लिए सर्वोत्तम है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक नहीं है। अजैविक का मतलब जानते हैं? निर्जीव। अजैविक का मतलब होता है निर्जीव और जैविक का मतलब होता है सजीव। तो अब बताइए, जल्दी से, हमने आपको हिंट्स दे दी है, प्रश्न का जवाब आ जाना चाहिए। तो अजैविक नहीं है। कौन सा निर्जीव नहीं है? तापमान निर्जीव है, आर्द्रता निर्जीव है, जल निर्जीव है, लेकिन परजीवी क्या हैं? सजीव हैं। परजीवी हैं जो दूसरे पर निर्भर हों, भोजन बनाने के लिए दूसरे पर निर्भर हों, वो परजीवी हैं। ठीक है, मनुष्य एक परजीवी प्राणी है क्योंकि मनुष्य पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करता है। गेहूं धान पौधों से प्राप्त होता है, लेकिन पेड़ पौधे परजीवी नहीं हैं। पेड़ पौधे स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। आइए आगे चलते हैं। बताइए, 1946 को संविधान सभा के प्रमुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? 1946 में संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखा था 13 दिसंबर को। पूरा यहाँ नहीं लिखा है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव लेकर आए थे जवाहरलाल नेहरू, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार भी कर लिया गया था। तो प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। आइए आगे चलते हैं। बस हमारे कुछ और प्रश्न बचे हैं, इसके बाद हमारा आज की मॉडल पेपर समाप्त होगा। देख लेते हैं कितने प्रश्न हैं। बताइए बताइए जल्दी से, क्या बताना है? आपको ये बताना है कि अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करता है, जबकि राज्य सरकार को परामर्श देता है। राज्य सरकार को परामर्श कौन देता है? तो राज्य सरकार को परामर्श देता है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल, ठीक है, एडवोकेट जनरल। याद रखना है, संविधान से रिलेटेड प्रश्न है।
भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सेवा क्षेत्र में शामिल है? सेवा क्षेत्र में कौन शामिल है? देखिए, 3 क्षेत्र होते हैं, प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र में आता है, तो बताइए कौन सा है? तो सेवा क्षेत्र कौन सा है? बहुत तेजी के साथ आंसर दीजिएगा। सेवा क्षेत्र कौन सा है? तो ये सेवा क्षेत्र है केवल 2। अब केवल 2 का मतलब कौन सा है? होटल। ये होटल सेवा देने का कार्य करते हैं, ये सेवा क्षेत्र है। जैसे होटल सेवा क्षेत्र में आता है, स्कूल सेवा क्षेत्र में आते हैं, शिक्षा हमेशा सेवा क्षेत्र में आती है, डॉक्टर जो चिकित्सा होती है सेवा क्षेत्र में आती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, बताइए निम्न युगों में सुमेलित करिए। करिए सुमेलित, करिए। क्या करना है? रंग राजन समिति का संबंध किससे है? ये सब सुमेलित करना है और सुमेलित करके आपको आंसर देना है। दीजिए, क्या आप आंसर इस प्रश्न का दे सकते हैं? इसमें तो सुमेलित करने वाला वो ही नहीं है भैया, नीचे इसके विकल्प नहीं दिए गए, सुमेलित करके ढूंढेंगे कहाँ? इसके नीचे विकल्प नहीं दिए गए, ये क्वेश्चन गलत है। इस पे गलत का क्रॉस करिए, आपको नहीं करना है। इसमें नीचे इस प्रश्न की तरह ऐसे विकल्प नहीं दिए गए, इसलिए आप क्या कर पाओगे? इसको हटाइए, आगे चलते हैं। प्राणी जगत के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा संघ नहीं है? कौन सा संघ नहीं है? भृगु नहीं है। भृगु प्राणी जगत में ये संघ बनाया ही नहीं गया। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे प्रश्न आज के प्रश्न समाप्त हुए 40 प्रश्न। 40 में से एक कम कर दीजिए, हमने वो रिजेक्ट कराया 39। बताइए 39 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हुए? और ये भी बताइए आज का सेशन कैसा लगा? हाँ, आज के सेशन के प्रश्न टफ थे, लैंग्वेज कठिन थी। हमें ऐसे प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा, ऐसे प्रश्नों को देखना पड़ेगा, हिम्मत नहीं हारनी है। जीके की क्लास, जीएस की क्लास हमारी रोज सुबह 6 बजे आती है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी आइए और जीके जीएस के प्रश्नों का अभ्यास करिए। आज का मॉडल पेपर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल इसी समय नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।